देखो ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई यानी क्या। तो इट कंप्राइजेस कंपोजिट सप्लाई यानी कि दो या तो दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर। दो चीजें साथ में जाती दो चीजें साथ में जाती बराबर। और नेचुरली वो साथ में जोड़ी चाहिए। एंड वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक बड़ी चीज है और दूसरी चीज उसके साथ में अपने लेके आती है। टैक्स ट्रीटमेंट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब एग्जाम्पल देख लो पहले, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या लिखा है, टेलीविजन और उसके साथ में रिमोट कंट्रोल, मोबाइल और उसके साथ में चार्जर, ये कंपोजिट सप्लाई हो गया। तो तुम मोबाइल के पैसे देते हो, चार्जर के अलग से पैसे देते हो, तो हम सप्लाई किसकी मानेंगे, मोबाइल की मानेंगे। प्रिंसिपल सप्लाई के साथ में ज्वाइन कर देना उसको। तो यहाँ पे जीएसटी रेट क्या, तो प्रिंसिपल सप्लाई वाला, चार्जर का रेट नहीं देखने का, मोबाइल का रेट देखने, रिमोट का रेट नहीं देखने का, टेलीविजन का रेट, राइट। तो जीएसटी रेट जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर होता है वही होता है। एंड प्रिंसिपल सप्लाई यानी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच कंस्टिट्यूट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, यानी सबसे ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है ना, वो जिसका हो उसको प्रिंसिपल सप्लाई आपने। और याद रखो, दो या तो दो से ज्यादा चीज एक साथ में बंडल की जा सकती है, बराबर नहीं। तो टेलीविजन सेट एंड रिमोट कंट्रोल एंड मोबाइल एंड चार्जर उसमें आ गई। लेकिन मिक्स सप्लाई में क्या, दो अलग अलग चीज है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हमने साथ में बेचा, तो उसको मिक्स सप्लाई बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, टू और मोर इंडिविजुअल्स, दोनों इंडिविजुअली बेचे जा सकते हैं, मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस, लेकिन प्राइस सिर्फ एक चीज किस देते हैं, where such supply does not constitute a composite supply, यानी कंपोजिट में नहीं आता ये। तो एग्जांपल देखें पहले, a supply of package consisting of canned food, sweet, chocolate, cake, dry fruit, aerated drink, fruit juice when supplied for a single price is a mixed supply। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैकडोनल्ड में दो जन का खाना एक साथ में पैक कर रहा है, बर्गर भी आ गया उसके अंदर, वो तुम्हारी पेप्सी भी उसके अंदर आ गई, राइट, फ्रेंच फ्राइज भी, ये सब अलग अलग बेच सकते हैं, साथ में बेचने की जरूरत नहीं है। अलग अलग इसको बेचा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने इसको साथ में मिला के बेचा, इसको मिक्स सप्लाई बोला। तो अब समझ में आया कंपोजिट यानी क्या, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, नेचुरली वो साथ में होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो सामने वाला काम बराबर से नहीं कर पाएगा। जबकि मिक्स सप्लाई में ऐसा नहीं है, मिक्स सप्लाई में सब अलग अलग चीजें पैकेज करके देते हैं, जैसे गिफ्ट हैम्पर नहीं होता, तो गिफ्ट हैम्पर के अंदर बहुत सारी चीजें डाली जाती है। ऐसे ही कैडबरी का सेलिब्रेशन पैक आता है, उसमें सेलिब्रेशन पैक के अंदर कैडबरी की डेयरी मिल्क भी होती है, 5 स्टार भी होती है, सब अलग अलग बेच सकते हैं, लेकिन उसको एक साथ में डाल दिया तो मिक्स सप्लाई। अब देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको बोलेंगे और इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद सेकंड यूनिट की थियरी अपने स्टार्ट करते हैं। सम बाकी रहेंगे, इसके सम तो आपने जो देखा था ना भाई, वो क्रेडिट वाला जो था वही सम, एक सम है इसके अंदर, ओनली वन। अब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या आता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर इन द सेम स्टेट, ये ऑलरेडी अपने सीख भी चुके हैं। गुजरात से गुजरात में करो, गुजरात से महाराष्ट्र में करो तो इंटर स्टेट हो गया, गुजरात से पुडुचेरी को करेंगे तो इंटर स्टेट हो गया, पुडुचेरी से चंडीगढ़ करेंगे तो दोनों यूनियन टेरिटरी अलग अलग है, तो वो दिल्ली करेंगे तो वो भी अलग अलग है, पर दिल्ली की खुद की असेंबली है, इसलिए उसको स्टेट भी बोला जाता है और यूनियन टेरिटरी भी बोला जाता है। और स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में हो तो भी, जैसे महाराष्ट्र और अंडमान एंड निकोबार, यहाँ लिखा है एप्लीकेबिलिटी, याद रखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही तो सीजीएसटी और एससीजीएसटी लगता है, या फिर यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी के लिए। और यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ एक ही टैक्स है, वो है आईजीएसटी, इससे तो सम भी अपने कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट जो है ना, उसका सब एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो क्या क्या बातें इसके अंदर देखी, तो एक बार देख लेते हैं इसको।
इंपॉर्टेंट बात है तो परमानेंट ट्रांसफर, सॉरी परमानेंट ट्रांसफर नहीं, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है इसके अंदर। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सारी चीजें वापस समझा देता हूँ। देखो रिलेटेड पर्सन यानी क्या, एक ही कंपनी का डायरेक्टर उसी कंपनी के पास से कुछ खरीद रहा है, राइट, पार्टनर्स खरीद रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। और थर्ड पर्सन जिसका कितना कंट्रोल होना चाहिए, याद रखना एमसीक्यू में जरूरी है, 25% से ज्यादा, 25 या तो 25% से ज्यादा कंट्रोल। और दूसरा कंट्रोल वोटिंग राइट होना चाहिए, सॉरी शेयर्स है ना 25% या तो इससे ज्यादा होने चाहिए। और दूसरा ये बताया गया उसके अंदर, एक मिनट, अच्छा देखें, वोटिंग राइट 25 या तो 25% से ज्यादा, यानी इक्विटी शेयर तुम्हारे 25 या तो 25% से ज्यादा होने चाहिए। और दूसरा ये लिखा है कि कंट्रोल अगर तुम्हारे पास हो इस बिजनेस का तो वो भी तुम्हारा रिलेटेड हो गया। और दूसरा कि अगर अपने एजेंट है तो भी, सेम फैमिली के पर्सन है तो भी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया कि 30% से ज्यादा शेयर्स प्रिया के पास है एबीसी लिमिटेड के, और 35% से ज्यादा शेयर्स एक्सवाइजेड लिमिटेड। तो यहाँ पे एबीसी और एक्सवाइजेड, प्रिया की बात नहीं करनी, एबीसी और एक्सवाइजेड दोनों कंपनी में 25% से ज्यादा शेयर किसके पास है, प्रिया के पास है। तो दो कंपनी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है, समझे। और अगर मैं कंट्रोल रखता हूँ, एक ही इंसान का दो अलग अलग जगह पे कंट्रोल, तो दोनों बिजनेस जिस पे कंट्रोल है वो दोनों रिलेटेड पर्सन, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन यानी अलग। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब मैं सेम ही जगह पे, एक ही जगह पे अगर दो ऑफिस खोलता हूँ, दोनों के लिए दोनों अलग अलग पैन अप्लाई करता हूँ, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर दोनों के अलग अलग, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाते हैं, राइट। और इसी तरह से अगर समझोगे दूसरी एस्टैब्लिशमेंट, दूसरे जगह से तुमने कोई चीज मंगवाई और जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको अलग से तुमने रजिस्टर करवाया, रजिस्ट्रेशन अलग, तो डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर आ जाता है। तो ये हुआ रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर देखो सप्लाई किसको बोलते हैं, सेल करो, बार्टर करो, लाइसेंस करो, रेंट करो, लीज करो, या फिर डिस्पोजल यानी उसको फेंक दो। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, लेकिन सब में कंसिडरेशन होना जरूरी है, पैसा देना देना जरूरी है। और वो भी किसके अंदर, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस चलाने के लिए ने खरीदने बेचने का काम किया, खास करके बेचने का था, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। हाँ तो टैक्सेबल पर्सन किसको बोलेंगे, जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो। अगर वो प्रोफेशनल सर्विस देता है तो 10 लाख से, बराबर, वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो गया, चाहे उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हो या ना करवाया। और दूसरा ऐसा इंसान जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया, मेरा टर्नओवर तो खाली 2 लाख रुपए है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। जब मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ उन्हें, तो मैं टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आ जाता हूँ ऑटोमेटिकली। ठीक है? यहाँ पे रेसिपिएंट किसको बोला जाता है, देखो ये वाला रेसिपिएंट यानी जिसको कुछ बेचे वो रेसिपिएंट है, जिसने सर्विस एंजॉय की वो रेसिपिएंट है, या तो जिसको डिलीवरी मिली गुड्स की वो रेसिपिएंट है। तीन चीजें इसके अंदर। अब एग्रीगेट टर्नओवर में अपने क्या देखा था, पांच तरह के चार तरह के टर्नओवर को इसमें इंक्लूड करें। पहले तो टैक्सेबल, दूसरा एग्जेम सप्लाई भी उसमें आ गई, तीसरा एक्सपोर्ट भी आ गया उसके अंदर, और इंटरस्टेट सप्लाई यूजिंग सेम पेन को यूज करके इंटरस्टेट सप्लाई भी उसके अंदर। ये चारों को अगर इंक्लूड करेंगे, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड क्या करना है, जितना भी टैक्स भरा है अभी तक का तुमने वो सब माइनस कर, तो ये बचा वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, टैक्सेबल सप्लाई। और जीएसटी रेट कितने कितने, 18%, किसके लिए, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है सबके लिए। और बेसिक नेसेसिटीज के लिए 12%, एसेंशियल गुड्स के लिए 5%, और डीमेरिट एंड लग्जरी गुड्स के लिए जो खराब चीजें हैं ना उन सब के लिए 28%। और यहाँ पे देखो कौन से स्टेट के अंदर, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर,
ये जो है ना उसका खुद का लेजिस्लेचर है, इसलिए वहां पे जीएसटी लगता है। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, लद्दाख, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, तो उसके लिए यूटी जीएसटी एक लगता है। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अच्छा ये देखो, कौन कौन से टैक्सेस साथ में हो गए वो तो आपको पता चल गया था। अभी देखो, ये तुम्हारा यूनिट अपने इसको एंड करते हैं, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई वापिस समझा के। कंपोजिट सप्लाई में क्या आता है कि जिस चीज को तुमने बेचा है उसके साथ में दूसरी चीज बेचते हो, लेकिन वो जरूरी चीज है, नेचुरली वो बंडल्ड है, यानी नेचुरली उसके साथ में कनेक्टेड चीज। तो ऐसी चीज को अपने किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कंपोजिट सप्लाई में। जबकि मिक्स सप्लाई में ऐसा नहीं है, मिक्स सप्लाई में दोनों इंडिपेंडेंट कमोडिटी को साथ में मिला के अपने बेचते हो, राइट। अब सवाल ये, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसी है, भूल गया था मैं। इसमें टैक्स ट्रीटमेंट पता है कौन सी, जिसका ज्यादा टैक्स रेट है ना वो दोनों के ऊपर लागू है। जैसे कि डेयरी मिल्क बेची और उसके साथ में मैंने किचन बेचा, अब दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो डेयरी मिल्क के ऊपर 18% जीएसटी हो और वो किचन के ऊपर 12%। तो डेयरी मिल्क और किचन दोनों की प्राइस, किचन दोनों की प्राइस को मिला दो, और मिलाने के बाद में दोनों में से ज्यादा 18% है तो 18% लगेगा। यार समझ में आया ना। लेकिन इसमें क्या है, कंपोजिट सप्लाई के अंदर ऐसा नहीं है। कंपोजिट सप्लाई में अपने क्या करते हैं, टीवी और रिमोट, तो रिमोट नहीं देखना है, टीवी का जीएसटी डायरेक्ट, जो प्रिंसिपल सप्लाई है ना उसके ऊपर का जीएसटी डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब अपने दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए जस्ट ये देखो, टाइम ऑफ सप्लाई से शुरू हो रहा है नया टॉपिक। टाइम ऑफ सप्लाई क्या, ये सब एमसीक्यू में सकती है। द लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विस वो कब होता है, एट ए टाइम ऑफ सप्लाई। अब समझना पड़ेगा कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा, कौन सी चीज के लिए कौन सा, वो अपने देखना है इसके लिए सेक्शन 12 और 13, दो अलग अलग सेक्शन। और यहाँ पे लिखा है द टाइम ऑफ सप्लाई फिक्सेस द पॉइंट व्हेन द लायबिलिटी टू चार्ज जीएसटी अराइजेस। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये पूरे साल में मैन्युफैक्चरिंग किया बहुत सारी चीजों का, 10-12 करोड़ के गुड्स बना दिए, उसमें से 12 अप्रैल को मैंने 4 लाख के गुड्स बेचे। तो टैक्स कब भरने का आएगा मुझे, कि जब मैंने 12 अप्रैल को गुड्स बेचे ने तब मुझे टैक्स। वो 10 करोड़ के गुड्स मेरे गोडाउन में पड़े रहेंगे तब तक मुझे टैक्स नहीं भरना। लेकिन जब मैं उसको मार्केट में सप्लाई करता हूँ, जब मैं किसी को बेचता हूँ, उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मुझे बेचना पड़ेगा, यानी टैक्स उसके ऊपर भरना पड़ेगा, जीएसटी उसके ऊपर। तो इसीलिए अपने लिए सबसे जरूरी बात कौन सी बन जाती है कि टाइमिंग ऑफ सप्लाई, जिससे पता चले कि मुझे अप्रैल में टैक्स भरना है कि मई में टैक्स भरना है कि जून में भरना है। तो अप्रैल के अंदर जितना भी मैंने बेचा उसका सारा टैक्स अप्रैल के अंदर गिना जाएगा, जून के अंदर जितना भी बेचा उसका सारा टैक्स जून के अंदर पे करना पड़ेगा, राइट। तो करंट मंथ का जो है ना वो टैक्स कब पे करना है, देखो याद रखना, ये एमसीक्यू में आएगा। जीएसटी pertaining to supply of current month should be normally paid on monthly basis by 20th of day of the succeeding month। यानी अप्रैल का जीएसटी मुझे 20 मई से पहले पे करना पड़ेगा, मई का जीएसटी मुझे 20 जून से पहले पे करना पड़ेगा, जून का जीएसटी मुझे 20 जुलाई से पहले पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर समझो कि अगर मैंने पे नहीं किया तो पेनल्टी, अगर मैं टाइम पे नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती। सेक्शन 12 एंड 13 provide parameters to find out time of supply of goods and services, and to understand the concept of time of supply हमको तीन अलग अलग बातें समझनी चाहिए। देखो,
टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। इनवॉइस टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के वक्त अपने क्या करें, इश्यू ऑफ इनवॉइस। दूसरा भी क्यों सेम रखा है, एक मिनट। हाँ, राइट। और टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड, दो अलग अलग चीजें। एंड डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट, और पेमेंट कब रिसीव किया जाता है वो। तो पहले तो देखो, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस यानी बिल देना। मैं बेचूंगा तो बिल बनाऊंगा और बिल सामने वालों को प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ लिखा है कि इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ। पहले भी इनवॉइस बना सकते, बिल लेके आ गया। अभी फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज खरीदो, पेमेंट तुमने दे दिया तो बिल बन जाता है। डिलीवरी अभी हुई नहीं है, तो इसका मतलब बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी तुमको बिल मिल गया। तो इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट। रिमूवल ऑफ द गुड्स, रिमूवल यानी गोडाउन में से जाने से पहले, या तो आपके शॉप में से जाने से पहले, बिफोर। और एट द टाइम, या तो उस वक्त। एट द टाइम कब आता है, जब डिलीवरी साथ में होती है। मैंने बिल भी दिया और गुड्स की डिलीवरी भी दे दी, तो साथ में हो गया दोनों। तो डिलीवरी के टाइम पे हो गया। और मेकिंग अवेलेबल ऑफ गुड्स टू द रेसिपिएंट, कई बार क्या, आज मैंने तुम्हारे को बिल बना के दे दिया, ये चीज के लिए मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 2 दिन बाद आके ले जाना। तो डिलीवरी कब हुई, 2 दिन बाद हुई ना। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। अब देखो, द ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स इज टू इशू द इनवॉइस लेटेस्ट बाय परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव 3 एक्टिविटीज। अपने लिए जरूरी क्या है, बिल बनना। बिल कब बनता है ना, उसके 3 अलग अलग कंडीशन। बिफोर, बिफोर डिलीवरी बिल बन जाता है, राइट। रिमूवल, यानी ये तीसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन एट द टाइम ऑफ रिमूवल। और जो पहली है वो ये लिखा है कि जब मैं गोडाउन में से कुछ बाहर निकालता हूँ, बाहर निकालता हूँ उस टाइम पे, यानी डिलीवरी देने के लिए तैयारी। डिलीवरी का मतलब तुम्हारे हाथ में पहुंचना। और जो पहला लिखा है ना, रिमूवल, इसका मतलब मैंने सिर्फ अपने गोडाउन में से निकाला है, अभी तुमको पहुंचने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। बात समझ में आती है। रिमूवल और डिलीवरी दोनों अलग अलग चीज है। रिमूवल का मतलब क्या होता है, रिमूवल यानी मतलब मैंने सिर्फ अभी भेजना शुरू किया है ट्रांसपोर्टेशन में, जबकि डिलीवरी का मतलब सामने वाले के हाथ में पहुंच जा रहा है। समझे ना, तीनों चीजें अलग अलग है। अब टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। इनवॉइस शुड बी इश्यू, कब इश्यू करना चाहिए, 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। अगर तुमने ऐसा सोचा कि अभी बनाते नहीं है, बिल बाद में बना लेंगे, तो बाद में यानी कितने दिन में, 30 डेज के अंदर आपको बिल बना देना। फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। Generally, the date of receipt of payment is the date on which payment is entered in the books of accounts of the supplier, or the date on which payment is credited to his bank account, whichever is earlier. क्या लिखा है, जनरली द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कौन सी मानी जाती है, पेमेंट को अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंटर करते हैं वो, या फिर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है वो, दोनों में से जो जल्दी है। एग्जाम्पल से समझ, राइट। मैंने तुमको कुछ बेच दिया, बराबर, तुमने मेरे अकाउंट में पैसे भरे, मुझे 2 दिन बाद पता चला, तो मैंने उसके बाद में उसको अकाउंट में एंटर किया। तो यहाँ पे पैसे पहले मिले, तो जिस दिन पैसे मिले ने, उस दिन टाइम ऑफ क्रेडिट माना जाए। लेकिन मैंने समझो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर कर दिया, तुमसे चेक आया, चेक मैंने एंटर कर दिया अकाउंट, और चेक क्लियर होने में 3 दिन लग गए। तो यहाँ पे 3 दिन बाद में हुए, और मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर पहले किया, तो पहली डेट कौन सी, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर कर देंगे, तो इसलिए ये डेट अपने मेंशन करेंगे उसके अंदर। तो 3 बातें समझाई मैंने, बराबर से सुन लो। हर चीज को अलग 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 करके मैं समझा रहा हूँ। पहली बात, इनवॉइस इशू करने का टाइम 3 अलग अलग हो। एक तो गोडाउन से रिमूव कर रहे हो तब, सप्लाई करना शुरू कर रहे हो तब। दूसरा, डिलीवरी जब सामने वाले को मिल जाती है तब। और तीसरा कब, तीसरा कब, जब अपने खाली अटेम्प्टेड डिलीवरी, इसका मतलब मैं सिर्फ तुमसे ऑर्डर ले रहा हूँ, बाद में डिलीवर करूंगा तुम, यानी पहले इनवॉइस बन जाता है, डिलीवरी बाद में होती है। और यहाँ पे 30 दिन के अंदर बिल का बन जाना जरूरी है। और लास्ट में लिखा है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट किसको बोला जाता है, कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर होना, दोनों में से विचेवर इज अर्ली है, दोनों में से जो पहले होता है ने वो। अब रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 5 पेज का ही है, 5 पेजेस।
देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन जीएसटी इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड यानी नॉर्मल जीएसटी, जबकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब मैंने कल आपको समझाया था कि जिसके पास से खरीदा उसका जीएसटी भी मुझे देना पड़े, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आगे वाला जीएसटी पे करता जाएगा, उसको अपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो पहले देखें ऑन और आफ्टर, पहला अपने फॉरवर्ड चार्ट देखते हैं। 15 नवंबर 2017 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी गुड्स व्हेन जीएसटी इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ एन इनवॉइस टू बाय द सप्लायर। कब है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो तो इनवॉइस इश्यू करे तब, और द लास्ट दिन ऑन इन व्हिच सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस। अब समझो मैंने 1 तारीख, अब बराबर से ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को तुमको गुड्स बेच दिया, भेज भी दिया, डिलीवरी भी होगी, सब होगी, लेकिन बिल बनाया नहीं है, बिल बनाया नहीं। और बिल मैंने बनाया कब, 12 मई को। कब बनाया, 12 मई को बिल बनाया। तो यहाँ तो लिखा है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और गलत हो जाता हूँ। क्यों गलत हो जाता हूँ कि अगर मैंने 1 अप्रैल को अगर गुड्स तुमको बेचे तो मुझे 30 दिन के अंदर बिल बना देना पड़ेगा। मेरी लास्ट डेट कौन सी, 1 मई। अगर 1 मई के बाद बिल बनाता हूँ तो वो नहीं चलेगा, 1 मई चलेगा। 30 दिन के अंदर। तो दो लिमिट बताइए, अगर अगर मैं बिल लिखता हूँ 1 अप्रैल को मैंने तुमको गुड्स बेचा, 12 अप्रैल को मैंने तुमको बिल भेजा, तो 12 अप्रैल। लेकिन 1 अप्रैल को मैंने कुछ बेचे, लेकिन मैं 12 मई को अगर उसका इनवॉइस बना रहा हूँ तो 12 मई को एंटर नहीं कर पाऊंगा, 30 दिन के विद इन मुझे एंटर करना है। यानी मतलब मैं 1 मई तक ये क्रेडिट ले बोला। पेनल्टी, पेनल्टी क्यों होती है, देखो ये एक सवाल ये पूछा कि अगर समझो कि मैंने 1 अप्रैल का जो बिल है वो 12 मई को बनाया, तो क्या होगा, मुझे एंटर क्या करना है, अप्रैल के परचेज सेल के अंदर एंटर कर देना, लेकिन मैंने मई में उसको एंटर किया, तो जितना बिल मैंने बाद में बनाया है उसके ऊपर वो पेनल्टी लगा दी। सब पता चल जाता है, याद रखो डिलीवरी कब जाती है वो पता नहीं चलेगा, डिलीवरी चलन बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से इनवॉइस देते हैं, बड़े बिजनेस की बात है। तुम अगर एकदम छोटी छोटी बातों के बात करोगे ना, जनरल स्टोर वाली, ये टूथपेस्ट और टूथब्रश वाली, तो उसमें नहीं आता ये सब, बराबर। अपने ने यहाँ पे बात यही करनी है, हमारे दिमाग में क्या, हम जो खरीदते वही आता है, हमारे दिमाग में क्या आता है, हम जो खरीदते वही आता है, पर वो नहीं, अपने पूरा जीएसटी का जितना स्कोप है वो सब ध्यान में रखो। अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन जीएसटी इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इन सम केसेस जीएसटी इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ, जीएसटी पे कौन करेगा, सेलर लेगा किसके पास से, रेसिपिएंट के पास से। यानी मतलब कलेक्शन की जिम्मेदारी सेलर है, लेकिन भरने की जिम्मेदारी किसकी है, सेलर की है। भरेगा तो सेलर है, डंडे किसको पड़ेंगे अगर जीएसटी टाइम पे नहीं मिलेगा तो, रेसिपिएंट को कभी भी नहीं, हमेशा सेलर को। यानी पनिशमेंट किसको मिलेगी, पेनल्टी किसके ऊपर जाएगी, सेलर के ऊपर जाएगी, कभी भी परचेजर के ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि परचेजर को भरना पड़ता है, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो मैं आपको 2 दिन से समझा रहा हूँ। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी के पास से गुड्स खरीदे, वो जीएसटी में है ही नहीं, तो अब मुझे भरना पड़ेगा गवर्नमेंट उसका टैक्स, समझे ना। तो ये हो जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, क्राइटेरिया 1, द डेट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ गुड्स। पहला क्राइटेरिया जब रिसीव करते हैं गुड्स तब, द डेट ऑफ पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, या 30 दिन, वो ऊपर वाली कंडीशन है। एंड क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 और क्राइटेरिया 3 whichever is earlier, यानी ऊपर और यहाँ पे दोनों में कोई फर्क नहीं, बेसिकली देखो। पर सप्लाई है या रेसिपिएंट, रिसीट है, पर सप्लाई लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, रिसीट, खाली इतना ही फर्क है। बाकी ऊपर भी क्या लिखा था, जब गुड्स को रिसीव करते हैं तब, जब इनवॉइस इश्यू करते हैं, रिसीट इनवॉइस तो यहाँ पे होगा ही, बात समझो क्यों, क्योंकि आप रिवर्स चार्ज में हो, रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है, दूसरा क्या,
कि जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट मैंने किया वो एंटर करूंगा, मैं तो पेमेंट करूंगा ना, मैंने खरीदा है, मैंने बेचा नहीं। और दूसरा 30 दिन का जो अपना लिमिट है वो, अगर मैंने 1 मई को खरीदा तो 1 जून नहीं, 31 मई तक 30 दिन, एक महीना नहीं गिनना है, याद रखो। मैंने वापस ये एग्जाम्पल इसलिए अलग से समझाया क्योंकि मई में 31 डेज होते हैं, तुम्हारे माइंड में क्या कि पहली तारीख तो पहली तारीख को जाएगी ना, 30 दिन गिनने। तो तुम्हारे लिए लास्ट डेट कौन सी है, 30 मई, इंक्लूसिव होता है पहली तारीख भी गिनने की और 30वीं तारीख भी गिनने की। तो 30 दिन के अंदर तुमको पेमेंट कर देना, राइट, पेमेंट नहीं, इनवॉइस इशू कर देना है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 और क्राइटेरिया 3 तीनों में से जो सबसे पहले होता है वो अभी एग्जाम्पल से परफेक्टली समझ में आ जाएगा। पहला, द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एक्स लिमिटेड टू एजेंट, एजेंट को सप्लाई किया, राइट, नवंबर की 10 तारीख। सप्लाई कब हुआ, नवंबर की 10 तारीख, बात खत्म। सप्लाई की डेट कौन सी, नवंबर की 10, आगे कुछ देखने का ही नहीं। दूसरा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स इन गोडाउन और फैक्ट्री ऑफ वाई लिमिटेड, कौन सी है, नवंबर की 12 तारीख, बराबर। नहीं, पूरा ट्रांजेक्शन, अच्छा पूरा ट्रांजेक्शन पहले पर लेना है, बाद में देखेंगे, सॉरी। देखो पहले, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ बाय एक्स लिमिटेड टू एजेंट, ये लगा 4 अलग अलग ट्रांजेक्शन, नहीं एक समय, एक समय तुमको 4 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया बताने और इसमें से विचेवर इज अर्लियर लिखना है, ऐसा है। देखो मैं बता रहा हूँ, सप्लायर ऑफ गुड्स है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एक्स लिमिटेड टू एजेंट वाई लिमिटेड, नवंबर की 10 तारीख है 2018। तो ये नवंबर की 10 तारीख को क्या हो गया, गुड्स यहाँ पे सप्लाई की बात करें वो हो गया। अब देखो यहाँ पे, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन गोडाउन और फैक्ट्री ऑफ वाई लिमिटेड, तो ये कब है, सप्लाई की बात करें, रिसीट ऑफ गुड्स, ये तो वाई लिमिटेड का, वाई लिमिटेड का आपने क्यों देखने का, ये सप्लायर है। और देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने इश्यू कब किया, अक्टूबर की 5 तारीख, तो इसका 30 दिन गिन लो, तो नवंबर की 5 तारीख, राइट, 30 दिन का महीना हो नहीं तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ गलत लिखा है, 4 तारीख आएगी, 30 दिन होना चाहिए, 4 तारीख आएगी। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, 30 days नॉट 1 मंथ, क्योंकि अक्टूबर में आई थिंक 31 दिन होती, तो 4 तारीख आएगी, नवंबर की 4 तारीख, राइट। और अब इसके अंदर चौथा देखो, डेट ऑफ पेमेंट बाय बाय लिमिटेड, क्या लिखा है, दिसंबर की 20 तारीख को, तो ये सेकंड कैटेगरी में क्राइटेरिया में लिखा है दिसंबर की 20 तारीख। नाउ ये तीनों दिन में से सबसे पहला कौन सा है, नवंबर की 5 तारीख, तो यानी 4 तारीख अपने केस में, तो 4 तारीख, 4 नवंबर नीचे वाली जल्दी यहाँ पे आएगा। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, पहले क्या देखना है, डेट ऑफ सप्लाई, दूसरा क्या देखना है, डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरा 30 दिन की लिमिट, बराबर। तो डेट ऑफ सप्लाई इसमें कौन सा है, देखिए डेट ऑफ सप्लाई इसके अंदर नवंबर की 10 तारीख, नवंबर की 10 तारीख पहले लिख दी। डेट ऑफ पेमेंट कौन सा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में 20 दिसंबर को एंटर हुआ है, 20 दिसंबर। तीसरा क्या है, 30 दिन की लिमिट, 30 दिन की लिमिट, तो 30 दिन की लिमिट नवंबर की 4 तारीख को अपनी कंप्लीट होगी। तो क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 और क्राइटेरिया 3, तीनों में से जो सबसे जल्दी तारीख है, पहली तारीख जो सबसे पहली वाली है ना, वो अपने यहाँ पे लेंगे, तो नवंबर की 5 तारीख 2018 की वो तुम्हारी क्या हो गई, यहाँ पे सप्लाई के लिए अपने कंसिडर करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, राइट। नाउ रूल्स, ये सेक्शन 12 हो गया तुम्हारा। अब 13, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस, कैसे रूल्स है, तो देखो पहला सिचुएशन 1, इनवॉइस इज इशूड विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड, मतलब 30 दिन के अंदर तुमने इशू कर दिया इनवॉइस, पहली कंडीशन ये है। तो यहाँ पे अपने क्या देखेंगे, सप्लाई और सर्विस इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ 30 दिन की लिमिट के अंदर तुमने इनवॉइस इशू कर दिया है ना, तो जिस दिन तुमने इनवॉइस इशू किया वो तारीख और जिस दिन पेमेंट मिला वो तारीख, दो में से विच एवर इज अर्लियर, दो में से विच एवर इज अर्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो सिचुएशन 2, इनवॉइस इज नॉट नेसेसरी, नॉट इशूड विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड, यानी 30 दिन के अंदर तुमने इनवॉइस इशू नहीं किया, यानी बिल तुमने नहीं दिया सामने वाला, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं क्लियर बता रहा हूँ, देखो इसमें मैं यहाँ पे अपने क्राइटेरिया के ऊपर जाके तुमको समझाता हूँ। देखो ये वाला ऊपर जो है ये
राइट, ये तीन चीजें तुम्हारे साथ। मैंने तीन जो क्राइटेरिया उसी के ऊपर मुझे जाना। अगर मैं 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देता हूँ, 30 दिन के अंदर मैं इनवॉइस इशू कर देता हूँ, तो सेकंड और थर्ड विच एवर इज अर्लियर, सेकंड और थर्ड विच एवर इज अर्लियर, यानी मतलब इनवॉइस तो तुमने प्रिपेयर कर दिया है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड विच एवर इज अर्लियर, सॉरी सेकंड तो गिनना ही नहीं है तुम। सेकंड कब गिनना है, जब 30 दिन से ऊपर चले जाते हैं तो गिनना है, राइट। तो अब तुम्हारे पास दो चीजें सामने। कौन सी चीज, पहली चीज नंबर वन, तुमने जिस दिन इनवॉइस प्रिपेयर किया वो तारीख, और जिस दिन तुमने पेमेंट रिसीव किया वो तारीख, दो में से विच एवर इज अर्लियर। केस कौन सा, कि इनवॉइस अगर तुम 30 दिन के अंदर प्रिपेयर कर लेते हो तो, इनवॉइस अगर तुम 30 दिन की लिमिट के अंदर प्रिपेयर कर देते हो तो क्या करेंगे, तो में से पहले जो तारीख आती है वो पहली तारीख कौन सी, पहली ये कि जिस दिन तुमने इनवॉइस तैयार किया वो, जैसे अपने केस में पहली मई को मैंने गुड्स दिए, बेचे, 12 मई को मैंने इनवॉइस इशू किया, और 16 मई को मुझे पेमेंट मिला, तो 12 मई। लेकिन अगर पहली मई को मैंने गुड्स बेचे, 12 मई को मैंने इनवॉइस इशू किया, और 8 मई को मुझे पैसे मिल गए, तो 8 मई, क्योंकि 30 दिन के अंदर सब कुछ हो जाता है, तो अपने वो 30 दिन वाला क्राइटेरिया तो भूल जाएंगे, अब अपने पहला और तीसरा खाली देंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखो, अगर तुम 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो, तुम 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो, तो क्या करेंगे अपने, तो देखो उसके लिए यहाँ पे एडजस्ट किया गया है सिचुएशन 2, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये सर्विस के लिए नॉर्मली, ये सर्विस के लिए, गुड्स के लिए ऊपर हो गया 12 नंबर के शेड्यूल में। देखो डेट ऑफ प्रोविजन, जब तुमने सर्विस प्रोवाइड की, जब तुमने सर्विस प्रोवाइड की, या जब पेमेंट मिला, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ऐसा हुआ। एंड सिचुएशन 3 वेर द अबव प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, उसमें से कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन तुमको सर्विस मिल गई और उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी, वो फाइनल। अब पेमेंट का ठिकाना नहीं, कुछ ठिकाना है, तो जिस दिन तुमने एंटर किया ना वो फाइनल डे, मतलब पेमेंट अभी तक आया ही नहीं है, समझे ना, तो बात है। पहले केस में भी पेमेंट आ गया है, दूसरे केस में भी पेमेंट आ गया, तीसरे केस में क्या है, पेमेंट नहीं आया, तो जिस दिन तुम अपनी बुक्स रिसीव करने वाला जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करेगा ने, वो दिन तुम्हारी क्या हो गई, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई की बात, लेकिन सर्विस की बात खाली सेम है। देखो criteria 1, the date of payment is entered in the books of account of the recipient, or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier। criteria 1 में क्या है, the date of payment, जब या तो उसके बुक अकाउंट, यानी मतलब पेमेंट अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंटर करे या जब रिसीव करे, whichever is earlier। कई बार क्या एंट्री करने में टाइम लग जाता है, तो एंट्री पे डिपेंडेंस नहीं रखते, जब पेमेंट रिसीव हो जाता है उसकी तारीख अपने की। कई बार क्या एंट्री कर लेते हैं लेकिन पेमेंट बाद में मिलता है, तो दो में से जो जल्दी होगा ना वही अपने लिखेंगे यहाँ। अब क्राइटेरिया 2 में क्या, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, अब यहाँ 60 डेज है, रिवर्स चार्ज में कितना है, याद रखना है 60, ये सब एमसीक्यू के लिए जरूरी, बराबर। फिर भी मैं आपको हर चीज को क्यों डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज है ना तुम्हारे लिए आगे बहुत काम लगे, जीएसटी बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है ऐसा। The date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other document in lieu of invoice by the supplier। इनवॉइस इशू करने के 60 डेज के अंदर भी अगर तुमको पेमेंट नहीं मिलता है, तो भी वो डेट तुम्हारी फाइनल, 60 से ऊपर नहीं जा सकती एंटर करने के लिए। अब क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 दो में से विचेवर इज अर्लियर, आपको पता है 99.99% केस में क्राइटेरिया 1 है, पहला क्राइटेरिया हमेशा अर्लियर। अब एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं, देखो बराबर से, ये लास्ट है आपका। द फॉलोइंग डेटा इज नोटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ये सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लायर ऑफ सर्विस, राइट। और या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
ऊपर वाला एग्जांपल था वो रिवर्स चार्ज वाला नहीं था, यहाँ रिवर्स चार्ज। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस बाय एक्स लिमिटेड टू वाई लिमिटेड नवंबर 20। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है? अक्टूबर की 15 तारीख 2018। डेट ऑफ पेमेंट अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट ऑफ पेमेंट। तो नवंबर की 20 तारीख को सर्विस कंप्लीट हुई। उसके दो, एक मिनट, हाँ नीचे कुछ लिखा है। हाँ, अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक। डेट ऑफ पेमेंट में देखो, दिसंबर की 21 तारीख को हमने अकाउंट की बुक में रखा, लेकिन बैंक में कब आ गया था? 20 तारीख। तो इसमें से अर्लियर कौन सी है? 20 दिसंबर है। तो पहली क्राइटेरिया में अपने 20 दिसंबर लिखेंगे। नेक्स्ट डेट आफ्टर डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज। डेट ऑफ इनवॉइस कितना है तुम्हारा? अक्टूबर की 15 तारीख। अक्टूबर की 15 के अंदर 60 दिन को प्लस करना है, और उसके बाद का दिन, तो यहाँ दिसंबर 15 बराबर लिखो, यहाँ पे दिसंबर की 15 तारीख बराबर लिखो। तो दिसंबर की 15 तारीख यहाँ पे, अक्टूबर की 15 में 60 दिन यानी 2 महीने जब अपने समझ के ऐड कर लो, तो दिसंबर की 15 तारीख आ गई। अब यहाँ दिसंबर की 15 और दिसंबर की 20, whichever इज अर्लियर। तो अर्लियर कौन सा है तुम्हारा? दिसंबर की 15 तारीख। तो तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वापिस एक बार देख लेते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। क्राइटेरिया 1, क्या देखना है? डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट में दो में से whichever इज अर्लियर थे। पहला क्या? तुमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब एंटर किया, और एक्चुअल पेमेंट कब रिसीव हुआ। यहाँ पे दोनों तारीख दी गई है। बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने दिसंबर की 21 तारीख को एंटर किया, लेकिन पेमेंट रिसीव कब हो गया था? दिसंबर की 20 तारीख को। इन दोनों में से अर्लियर यानी जल्दी कौन सा है? दिसंबर की 20 तारीख। तो क्राइटेरिया 1 के अंदर मैंने दिसंबर की 20 तारीख को, राइट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? जिस दिन तुमने बिल बनाया उसके 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर अगर पेमेंट ना आता हो, तो बस उससे ज्यादा आगे बढ़ने की तुमको जरूरत नहीं। तो अपने डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी है? सेकंड में लिखा हुआ है अक्टूबर की 15 तारीख। अक्टूबर की 15 और सीधे 2 महीने ऐड कर दो उसके अंदर, तो दिसंबर की 15 हो गई, बराबर नहीं? नवंबर दिसंबर हो गया। तो अब यहाँ पे दिसंबर की 15 तारीख है। अब इन दोनों में से जो जल्दी तारीख है ना वो लेनी। अर्लियर कौन सी इन दोनों में से? दिसंबर की 15 2018। दिस वन इज योर फाइनल डेट। ये डेट तुम्हारी क्या हो गई? तुम्हारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी, राइट। अब बोलो किसी को समझ में ना आया हो।